हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, आज मैं आपको वो करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। अब देखो, आप तो पहली बार टेंथ कर रहे हो, राइट? लेकिन मैंने टेंथ 7 साल पहले कर ली, तो मुझे पता है कि हर साल है ना, बच्चे बदलते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो आज आपको मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और जो हर साल रिपीट मोड पे आते ही रहते हैं। तो आज हम उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में मैं टॉप 10 क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लेके आया हूं इस चैप्टर से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से टोटल 6 नंबर का पेपर बनता है आपका, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। कई बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का ऐसे कर देते हैं, और कई बार दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल आपका 6 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से बनेगा ही बनेगा। क्लियर? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा कंप्लीटली आपका फॉर्मूला बेस्ड है। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है वो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर लेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरे राइट साइड में कुछ चीज़ें मेरे रिगार्डिंग लिखी हुई है। यस, मेरे टेंथ क्लास में 98.5% आए थे। एंड मेरे साथ 14,000 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। एंड मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, क्योंकि जो लर्निंग है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक हमें एपी दे रखी है और इस एपी में हमें बताना है कि जो ये -81 है ना, ये इस एपी में कौन से नंबर पे आती है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में ना, आपको या तो हाउ मैनी बोला जाए या फिर आपको विच बोला जाए। तो समझ जाना, आपको ना क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में विच बोला गया है, तो आप समझ गए ना कि इसके अंदर आपको एन की वैल्यू निकालनी है। या तो हाउ मैनी मिले या फिर विच मिले, तो समझ जाना आपको एन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो आपको इस एपी में बताना है कि जो ये -81 है, ये आपका इस एपी में कौन से नंबर पे आता है। तो जब नंबर निकालना हो ना, तो समझ जाना आपको एन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, दो चीजें पूछी गई है। एक तो ये -81 वाली चीज हो गई, एक और चीज बोली गई है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या इस एपी के अंदर कोई टर्म जीरो आएगी या नहीं, वो भी हमें चेक करना है। अगर आएगी तो उसका रीजन देना है कि क्यों आई है। अगर नहीं आएगी तो वो भी रीजन देना है कि क्यों नहीं आई है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले हम -81 को चेक करेंगे कि ये -81 इस एपी में कहां पे आती है। तो सबसे पहले हम इस एपी को लिख लेंगे। एपी है मेरी 21, 18, 15। तो सबसे पहले हम दो चीजें निकालते हैं, एक ए और एक डी। ए वो होता है जो इस एपी की पहली टर्म होती है, तो जो सबसे पहले मैंने लिखा वो ए होता है। तो सबसे पहले मैंने 21 लिखा है, तो हमारा जो ए है वो आपका 21 हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरा आता है कॉमन डिफरेंस। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस एपी में ना हर टर्म कम होती जा रही है। पहले 21 था, फिर 18 हो गया, 18 से 15 हो गया, तो हर बार 3 माइनस हो रहा है, करेक्ट? तो 15 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 9, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो आप एक चीज कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे कि हर बार -3 हो रहा है। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका -3 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता था कि 3 ऐड होता। अगर 3 बढ़ता ना, तो हम +3 लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 घट रहा है, कम हो रहा है, तो हम -3 लिखेंगे। क्लियर? तो हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद अब क्या करना है, तो ये दो चीजें ना बेसिक होती है, ये तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। अब देखो, हमें -81 चेक करना है। तो जो चीज चेक करनी होती है उसको हमेशा ए एन बोलते हैं। तो हमारा ए एन हो जाएगा -81। क्लियर? और निकालना क्या है, मैंने बताया था एन निकालना है। तो अब हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला आता होगा वो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर लेगा। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। इस चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस फॉर्मूले में टोटल 4 चीजें हैं, ए एन और डी। 4 चीजें हैं, उसमें से आपको 3 चीजें पता है, सिर्फ आपको एन की वैल्यू नहीं पता, बस वो निकालनी है। तो सिंपल है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन हमारा -81 है, ए हमारा 21 है, प्लस एन निकालना है तो एन की जगह एन ही रहेगा,
इंटू डी, डी कितना है, डी आपका -3 है। सिंपल है, सोल्व कर देंगे, सोल्व करता हूं। तो देखो इधर -81 ही रहेगा, 21 प्लस, अब ये -3 जो है वो n-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो n-1 ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो -3 इंटू एन, ये हो जाएगा आपका -3n। तो मैं यहाँ पे -3n लिखता हूँ, -3n। और फिर ये -3 आपका -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये +3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये -81 इज इक्वल टू 21 + 3 24 हो जाएगा, -3n। 24 को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे क्योंकि ये उधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो -81 -24 इक्वल टू -3n। क्लियर। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, तो ये ऐड होंगे, तो ये आएगा -105 इक्वल टू -3n। अब देखो जो ये -3 है ये n के साथ मल्टीप्लाई है, तो -3 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, -3 को ना लेफ्ट साइड भेज के +3 कर देंगे, वो गलत है। तो ये आपका -3 इधर आके +3 नहीं बनेगा, उल्टा ये -3 आके इधर डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये -3 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा और राइट साइड आपका n बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये बनेगा आपका जाएगा 3 3 जाना 35 पे चला जाएगा। तो गाइज आपकी जो n की वैल्यू है वो आपकी 35 आ चुकी है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है बस अभी तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने ये पता किया है कि जो -81 है वो इस एपी के अंदर कहाँ पे आता है। तो ये 35वें नंबर पे आता है, यानी कि अगर इस एपी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा ना, आगे तक लिखता जाऊंगा, तो 35वें नंबर पे ये जो -81 है वो आएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ है। इसके अंदर देखो एक और चीज बोली गई है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। तो आपको चेक भी करना है कि क्या इस एपी के अंदर कोई टर्म 0 आएगी या नहीं आएगी। अब देखो मैं आपको वैसे तो बता देता हूं आएगी। क्यों आएगी, देखो 15 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0। तो देखो 0 आ रहा है ना। लेकिन हम ऐसे सिंपल लिख के नहीं बता सकते, हमें ना इसको प्रूव भी करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ये जो अनवांटेड चीजें हैं मैं आपकी इरेज कर देता हूं। तो देखो पहले पार्ट में हमने -81 को चेक किया था कि ये इस एपी के अंदर कहां पे आता है, लेकिन इस बार देखो हम 0 को चेक कर रहे हैं, यानी कि -81 की जगह हमारा 0 आ जाएगा, सिंपल। तो जिस टर्म को हम चेक करते हैं ना वो हमेशा हमारी an होती है। अब हम 0 को चेक कर रहे हैं, पहले हमने -81 को चेक किया था, इसलिए अब की बार हमारा जो an है वो आपका 0 आ जाएगा। क्लियर। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, और इस बार भी देखो हमें n ही निकालना है। क्लियर। लेकिन अब मैं आपको एक और बताता हूं, अब हमें ये निकालना है कि ये 0 इसके अंदर आता है या नहीं आता। पहले हम ये निकाल रहे थे कि जो -81 है वो कहां पे आता है, तब हम कंफर्म थे। क्लियर। तब हमें पता था कि इस एपी के अंदर -81 आएगा, ये नहीं पता कहां आएगा, लेकिन इतना पता था कि आएगा ही आएगा। लेकिन इस बार हम कंफर्म ही नहीं है कि 0 आएगा या नहीं आएगा। तो जब हम कंफर्म नहीं होते ना, तब क्या करते हैं, तब सिर्फ हम n की वैल्यू निकालते हैं और बस ये चेक करते हैं कि n आपका पॉइंट में आ रहा है या सिंपल आ रहा है। अगर n पॉइंटों में आए ना, जैसे मान लो 9.7 आ जाए, 9.8 आ जाए, अगर n की वैल्यू आपकी पॉइंटों में आ रही है तो समझ जाना वो जो टर्म है वो उस एपी के अंदर नहीं आती। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। वैल्यू पुट करेंगे, an की जगह 0, a हमारा 21 प्लस n-1। तो एक काम करता हूं मैं इसको ना फटाफट जल्दी जल्दी सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि अब बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। तो -3 इंटू ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आएगा आपका -3n एंड +3, 0 इक्वल टू 24 -3n। 24 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो -24 इज इक्वल टू -3n। -3 देखो डिवाइड में आ जाएगा जैसे हमने पहले किया था, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो -24 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपका कट हो गया 8 पे। तो देखो मेरी n की वैल्यू जो है वो 8 आ गई, यानी कि n की वैल्यू मेरी पॉइंटों में नहीं आई, है ना। और वो तो आनी नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस एपी के अंदर ये 8वें नंबर पे 0 आता ही आता है, हमने अभी चेक किया था, राइट। देखो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0। तो आप गिन सकते हो, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो ये 8वें नंबर पे 0 आ रहा है आपका।
क्लियर। तो अगर मान लो n की वैल्यू हमारी पॉइंटों में आती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 8.2 आता, तो n की वैल्यू अगर पॉइंटों में आए ना तो समझ जाना वो टर्म उस एपी के अंदर नहीं आती। लेकिन हमारी तो होल नंबर आई है, कोई पॉइंटों में वैल्यू आई नहीं है, इसका मतलब है कि ये जीरो इस टर्म के अंदर, टर्म के अंदर नहीं, इस एपी के अंदर आता है। कहां पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। तो हम लिख सकते हैं यस, जीरो इज इन दिस एपी। ठीक है, आप लास्ट में ये लिख दोगे कि जो जीरो है वो इस एपी के अंदर आता है। तो गाइज यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका 3 मार्क्स में आता ही आता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और होप करता हूं आपको ये समझ भी आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। हमने पिछले क्वेश्चन में जीरो को चेक किया था कि क्या वो इस एपी के अंदर आता है या नहीं। इस बार हम -150 को चेक करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एपी लिख लेते हैं 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। क्लियर, ये हमने एपी लिख ली। तो सबसे पहले हम ए और डी निकालेंगे, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। ए हमारी पहली टर्म होती है जो कि 11 है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो इसमें भी आपका 3 हर बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डी आपका -3 हो जाएगा। क्लियर। इस बार हम -150 को चेक कर रहे हैं, तो इस बार हम जो ए एन है वो हमारा -150 हो जाएगा। तो जिस टर्म को चेक किया जाता है वो टर्म हमारी ए एन होती है। तो चेक करना है, तो हम चेक करने का मतलब क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि जो n की वैल्यू है वो पॉइंटों में आ रही है या नहीं। अगर n की वैल्यू पॉइंटों में आती है तो ये -150 इस टर्म में, इस एपी के अंदर नहीं आएगा। और अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है, यानी कि बिना पॉइंट वाली आती है, तो ये जो -150 है वो इस एपी के अंदर आएगा। सिंपल। तो सारी चीजें n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो और वैल्यू कब पता चलेगी? जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा के हम फिर से n की वैल्यू निकालते हैं, और देखो वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो मैं फटाफट इसको सोल्व कर देता हूं। बाकी आप है ना वीडियो को रोक के अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे मैं ही सोल्व करूंगा, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि आपको पता है बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आ ही नहीं सकता, है ना। तो अच्छे से आप भी प्रैक्टिस करना। आप भी वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि क्या जो मैंने किया है और जो आप करोगे क्या हमारा दोनों का मैच करता है कि नहीं। तो आप भी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सीखने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है आप सीखना चाहते हो कि नहीं। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इसको ये -164 इज इक्वल टू -3n। -3 देखो n के साथ मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये डिवाइड करने पर हमारा 54.6 आ गया, यानी कि n की वैल्यू देखो हमारी पॉइंटों में आ गई। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो -150 है ये इस एपी के अंदर आता ही नहीं है। क्लियर। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो हमारी n की वैल्यू 8 आई थी, तो वो पॉइंटों में नहीं थी। इसका मतलब जीरो जो था उस क्वेश्चन में वो उस एपी के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉइंटों में आ गई, इसलिए ये वाली जो टर्म है यानी कि -150 ये इस एपी के अंदर नहीं आती। तो सारी चीजें जो n की वैल्यू है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, ओके, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बहुत इजी है। तो देखो इसमें भी विच टर्म बोला गया है, तो समझ गए ना क्या निकालना है आपको, n की वैल्यू निकालनी है। लेकिन किसके लिए निकालनी है? जीरो के लिए। तो आपको चेक करना है उस एपी के अंदर जो जीरो है वो कौन से नंबर पे आती है, यानी कि नंबर निकालना मतलब n निकालना है। और किसका निकालना है? जीरो का, यानी कि जीरो उस एपी के अंदर कहां पे आती है। तो जो आपकी ए एन है वो आप जीरो लेके चलोगे। क्लियर। लेकिन देखो आपको दो चीजें और बोली गई है, दैट जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि थर्ड टर्म जो है वो 4 लेनी है या -8? देखो जो थर्ड है वो पहले लिखा हुआ है और 4 भी देखो पहले लिखा हुआ है, तो आपको इस ऐसे सोचना है, ठीक है। और नाइन्थ देखो बाद में लिखा हुआ है और -8 भी बाद में लिखा हुआ है, तो ऐसे मैच करना है। क्लियर। तो थर्ड टर्म, तो जब भी एपी वाले चैप्टर के अंदर किसी टर्म को लिखा जाता है ना,
तो कैसे लिखते हैं, जैसे थर्ड टर्म लिखनी है तो मेरी A3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? A3। तो A3 कितनी है मेरी? 4 है। तो A3 का मतलब होता है कि ये तीसरी टर्म है। उसी तरीके से नाइन्थ टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा? A9। तो A9 कितना है मेरा? -8। तो ये दो चीजें मुझे दे रखी है और AN मेरे को 0 दे रखा है और मुझे N की वैल्यू निकालनी है। लेकिन देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। पिछले क्वेश्चन में देखो हमें A और D की वैल्यू पता थी। यहां पे देखो हमें ना A की वैल्यू पता है ना D की वैल्यू पता है। हाँ, ये कह सकता हूं कि अगर A और D की वैल्यू पता चल जाए फिर ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, फिर हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन A और D की वैल्यू निकालना ही तो महाभारत है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखो ये थर्ड और नाइन्थ टर्म जो दे रखी है ना, आपको इनका यूज करके सबसे पहले A और D निकालना है। अगर A और D आ गया फिर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के AN वाला जो फॉर्मूला था वो लगा के हम इस क्वेश्चन में N की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, कभी भी A3 लिखा हो या A9 ऐसे टर्म लिखी हो ना, तो कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। A3 को हमेशा हम A+2D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? उसी तरीके से जो A9 है उसको हम A+8D से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जोन से नंबर वाली टर्म है ना, उसमें से एक माइनस कर दो। अगर मैं ये बोलूं कि 10वीं टर्म है तो आप A+9D लिखोगे, यानी कि 10 में से एक सब्ट्रैक्ट करके 9D कर देना। बाकी A+ जो D है वो तो कॉमन रहेगा। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो A+2D है वो मेरा 4 है और जो मेरा A+8D है वो मेरा -8 है। तो आप अगर थर्ड चैप्टर कर चुके होगे वैसे तो टर्म 1 के अंदर, तो आपको पता होगा कि ये हमारा देखो कुछ लीनियर इक्वेशन की तरह बन गया है। और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपका एलिमिनेशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो ये थर्ड चैप्टर में आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, राइट? तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सबका अपना अपना फेवरेट मेथड होता है। जैसे मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड फेवरेट है, तो अब मैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ। वैसे मैक्सिमम बच्चों को वही फेवरेट होता है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। क्या करेंगे? हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो सेकंड इक्वेशन जो है वो मेरी बड़ी है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में से ना फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर? तो मैं यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं। अब जो हमारी बड़ी इक्वेशन है यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है वो हम ऊपर लिखेंगे, A+8D इज इक्वल टू -8। और जो हमारी छोटी इक्वेशन है वो नीचे आ जाएगी 4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A में से देखो A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8D में से 2D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6D बचेगा। और -8 में से देखो ये जो नीचे 4 है ना, आपको पता है जब भी कोई चीज़ में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 पहले प्लस का था तो ये -4 हो जाएगा। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये -12 आ जाएगा। ठीक है? और जो 6 है वो आपका D के साथ मल्टीप्लाई है, तो D को अगर हम राइट साइड भेजेंगे तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -12/6, तो D आ गया आपका 2। तो D की वैल्यू आ गई। और मैंने आपको क्या बोला था, A और D इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ हमारी D की वैल्यू आई है। अब इस D की वैल्यू का यूज करके हम A की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो D की वैल्यू है ना, यानी कि जो 2 वैल्यू है, वो आप या तो पहली इक्वेशन के अंदर पुट करो या दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी है। किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर सेम आएगा। तो जो सबसे सिंपल इक्वेशन है यानी कि जो मेरी पहली इक्वेशन है, हम उसके अंदर इस D की वैल्यू को पुट करते हैं। तो मेरी पहली इक्वेशन है A+2D इज इक्वल टू 4। ठीक है? A+2 इंटू D कितना है? 2 है, इज इक्वल टू 4। A+4 इज इक्वल टू 4। 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A आ गया हमारा 0। तो देखो A और D की वैल्यू अब आ चुकी है, तो ये अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बन चुका है। ठीक है? यानी कि जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह बन गया है ये। तो अब इसका हम सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं अब देखो आगे करके दिखाता हूँ आगे कैसे करेंगे। तो मेरे A की वैल्यू कितनी आई है? A मेरा 0 है एंड D मेरा 2 है, और AN मेरा 0 है
एंड मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया। अब हम सिंपल an वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं फटाफट कर देता हूँ इसको। a की जगह 0n-1 इंटू डी हमारा 2 है। 0 इक्वल टू 0 प्लस 2, देखो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n-2, तो 0 इक्वल टू, तो ये 2n-2, -2 लेफ्ट साइड जाएगा, 0 में जाके 2 ऐड हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, इक्वल टू 2n, डिवाइड में आएगा तो n आ गया आपका 2/2 कट गया, n आ गया आपका 1। क्लियर। तो ये जो 0 है ये इस एपी के अंदर पहले नंबर पे आता है, और वो तो हमें वैसे ही पता ही चल गया था क्योंकि जो हमारी पहली टर्म थी वो 0 ही थी। बाकी आप करके भी दिखा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन डायरेक्ट करते आ रहे थे, है ना, कि फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया था। लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। अब आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी भी सीखनी पड़ेगी। तो ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ें दे रखी है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दे रखी है। ये दो टर्म दे रखी है, इनका यूज करके हमने ए और डी निकाला और फिर डायरेक्ट हमने वैल्यू निकाल दी। क्लियर। तो इस तरीके से गाइज हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो पहली टर्म हमें 5 दे रखी है, तो जो जो चीज़ बोली गई है ना पहले तो वो कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए मेरा 5 हो गया। एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म को हमेशा हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल हमारा 45 हो गया। एंड द सम इज 400। इस पूरी एपी का यानी कि पहली टर्म से लेके आखिरी टर्म तक जितनी भी टर्म है ना, सभी टर्म को अगर मैं ऐड कर दूं तो उनका जो सम है वो 400 आता है। तो टोटल सम को हमेशा हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना दे रखा है, 400। क्लियर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर निकालना यानी कि आपको एक तो एन निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको डी निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपको ना लास्ट टर्म दे रखी है, और लास्ट टर्म जब भी दे रखी होती है ना, तो सबसे पहली एक ही चीज याद रखना, लास्ट टर्म का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपको दिमाग में फटाफट आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जब भी लास्ट टर्म सुनो ना उसका फॉर्मूला ही एक है। तो सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला, वही यूज होगा, है ना। तो वो फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला है, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो याद नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो ना। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। देखो एस एन हमारा 400 है, n/2, n तो मुझे निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा, बाय में 2 इंटू ए प्लस एल। ए मेरा 5 है, एल मेरा 45 है, पुट कर दिया। 400 इज इक्वल टू n/2, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50। तो 2 से 50 कैंसिल, 25 पे, तो 400 इज इक्वल टू 25 इंटू एन। 25 डिवाइड में आ जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू एन। तो ये आपका 16 पे कट हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 16। सिंपल, दो चीज़ें निकालनी थी, एक n और एक d, तो n तो निकल गया। बहुत आसान था ना। तो बस ये याद रखना, जब भी कभी भी आपको लास्ट टर्म दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल। क्लियर। तो ये आ गया आपका। ओके, अब आपको कॉमन डिफरेंस और निकालना है, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। n हमारा 16 है, तो इसको मैं इरेज करके यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। क्लियर। अब d कैसे निकालेंगे, तो d का देखो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। n हमें पता है, a हमें पता है, अगर हमें ए एन पता चल जाए ना तो d हम बहुत आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, जो हमारा l है ना वही हमारा ए एन है। तो कभी भी अगर आपको l बोला जाए तो समझ जाना उसका दूसरा रूप ए एन भी होता है। तो ए एन और l हमेशा सेम होते हैं, चाहे l बोलो चाहे ए एन बोलो, एक ही मतलब है। तो ये जो l है वही हमारा ए एन है, तो ए एन भी 45 हो जाएगा। बस अब ए एन भी पता है, ए भी पता है, एन भी पता है, डी निकल जाएगा। क्लियर। तो करते हैं। तो ए एन हमारा जितना एल है उतना ही ए एन है, यानी कि 45। फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट, तो 45 में से 5 गया
तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 15। तो मैंने डायरेक्ट है ना 15 को लेफ्ट साइड भेज दिया। तो डिवाइड करने पर डी की जो वैल्यू है वो आपकी 2.6 आ जाएगी। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट, एन भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। तो गाइज इस तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन को भी कर लेंगे। बस आपको जो चीज़ याद रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एल दे रखा हो ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, वही हमारा एक ही तो फॉर्मूला है, वही यूज़ करोगे। और दूसरी चीज़ हमें सीखने को क्या मिलती है इस क्वेश्चन से, कि जो हमारा एल होता है वही हमारा ए एन होता है। ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलती है। इन चीज़ों को याद रखना, तभी इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, तो एक रामकली नाम की एक लड़की है जो कि हर हफ्ते ना 5-5 रुपए बचाती है। और फिर उसने क्या किया, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। ओके, पहले हफ्ते उसने 5 रुपए बचाए, और हर हफ्ते ना वो अपनी जो सेविंग्स है उसको इंक्रीज कर रही है। कितना इंक्रीज कर रही है, 1.75 से इंक्रीज कर रही है। अब देखो मैं समझाता हूँ। पहले हफ्ते तो उसने 5 रुपए बचाए है ना, दूसरे हफ्ते उसने 1.75 इंक्रीज कर दिए। तो 5 तो पहले वाले हैं ही, अब 5 के अंदर आप 1.75 ऐड कर दोगे, यानी कि ये 6.75 बन गया। तो दूसरे हफ्ते उसने इतने रुपए बचाए, तीसरे हफ्ते फिर से वो 1.75 इंक्रीज कर देगी, दूसरे हफ्ते उसने इतने बचाए, तो पिछले हफ्ते से 1.75 इंक्रीज करना है। तो पिछले हफ्ते 6.75 था, इसके अंदर 1.75 और ऐड कर दो, तो ये बनेगा आपका 8.5। अब नेक्स्ट हफ्ते के लिए क्या करेंगे, पिछले हफ्ते में फिर से 1.75 इंक्रीज कर दो, तो 8.5 के अंदर मैं 1.75 ऐड करता हूं, तो ये बनेगा 10.25। और ऐसे ही वो हर हफ्ते 1.75 इंक्रीज करती चली जाएगी। तो एक ऐसा हफ्ता आएगा कि उसकी जो सेविंग है ना वो 20.75 बन जाएगी। सिंपल सी बात है, वो बढ़ती जाएगी तो कभी ना कभी जाके उसका 20.75 तो होगा ही, है ना, सिंपल सी बात है। तो अब आपको बताना है कि कौन से हफ्ते में जाके उसका 20.75 हो रहा है, यानी कि आपको एन निकालना है। वैसे डायरेक्टली ही बोला गया है कि आपको एन निकालना है, तो सिंपल है, आपको एन निकालना है। आपको ए पता है, ए आपका 5 है, और हर बार देखो 1.75 इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 1.75 है। सिंपल। तो आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एन निकालना है। बस आपको अगर ए एन और पता चल जाए तो सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। अब देखो हमारा ए एन कहां से आएगा, मैं बताता हूं आपको ना। देखो क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हमेशा हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है वही आपका ए एन होता है। तो आपका जो ए एन है वो भी हमारा 20.75 हो जाएगा। अब देखो मेरी सारी चीज पता है, हमें ए पता है, हमें डी पता है, हमें ए एन पता है, तो डायरेक्ट हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। तो गाइज आप इस फॉर्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट एन की वैल्यू बता देता हूं कि एन की जो वैल्यू है ना सोल्व करने पर 10 आएगी। तो आप है ना चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो और चेक करके मेरे को बताना कि क्या आपकी भी एन की वैल्यू 10 आ रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्चुअली कैसे सोल्व करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है जो कि 7 है, और आपको जो 22वीं टर्म है वो भी बताई गई है 149 है। दो चीजें दे रखी है, निकालना क्या है, आपको पहली 22 टर्म का जो टोटल सम है वो निकालना है। यानी कि अगर मैं पहली 22 टर्म लूं और उन सबको जोड़ दूं तो जितना आएगा वो मुझे बताना है। क्लियर। तो हम एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपकी 22वीं टर्म है वो आपकी लास्ट टर्म है, क्योंकि टोटल 22 टर्म है और 22वीं ही मुझे बताई गई है, तो सिंपल सी बात है लास्ट टर्म यही हो गई ना। तो मेरी जो 22वीं टर्म है वही मेरी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो जो जो चीज दे रखी है पहले तो वो लिख लेंगे। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 7 है, और मेरी जो 22वीं टर्म है यानी कि A22 वो मेरी 149 है,
और मैं 22वीं टर्म को लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते, तो वो भी मेरी 149 हो जाएगी। क्लियर? निकालना क्या है, मुझे पहली 22 टर्म का सम निकालना है, यानी कि मुझे S22 निकालना है। क्लियर? तो S22 मुझे निकालना है। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 7 है, और मेरी जो 22वीं टर्म है यानी कि A22 वो मेरी 149 है, और जो मेरी 22वीं टर्म है वही मेरी लास्ट टर्म है। तो मेरा जो L है वो भी मेरा 149 हो जाएगा, क्योंकि L फॉर लास्ट टर्म। और मुझे निकालना क्या है, मुझे 22 टर्म का सम निकालना है, यानी कि मुझे S22 निकालना है। क्लियर? S22 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 22 टर्म का सम निकाल रहा हूं। अगर मैं 100 टर्म का सम निकालता तो मैं S100 लिखता। क्लियर? तो S के साथ आपको वो नंबर लिखना है जितनी टर्म्स का आप टोटल कर रहे हो। क्लियर? आई ये चीज समझ? अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको सम निकालना है, तो हम डायरेक्टली सम वाला फॉर्मूला लगा के बहुत ही आसानी से सम निकाल सकते हैं। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम 22 टर्म का सम निकाल रहे हैं, यानी कि S22 इज इक्वल टू n/2। अब देखो n क्या होता है, जितनी टर्म्स का आप सम कर रहे हो ना वो n होता है। तो हम यहाँ पे 22 टर्म का सम कर रहे हैं, तो n की जगह आपका 22 लिखेंगे। तो 22 बाय में 2, ठीक है, इंटू A प्लस L। A मुझे नहीं पता, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लास्ट टर्म पता है जो कि 149 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे A की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, राइट? लेकिन अब ये A कैसे पता चलेगा? अब आपको देखो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको 22वीं टर्म दे रखी है, तो इनका भी तो कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा ना। इस कॉमन डिफरेंस का कहीं यूज तो करेंगे, क्योंकि ये तभी तो दिया गया है। अगर इसका कोई यूज ही नहीं होता तो क्वेश्चन में क्यों देते? तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम A की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, और अभी तक हमने कहीं कॉमन डिफरेंस का यूज ही नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, ये दे रखा है मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ये हमारा A की वैल्यू निकालने में यूज होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। आपको A22 भी तो दे रखा है। अब A22 को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D। A22 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A22 मेरा 149 है, इज इक्वल टू A आपको निकालना है तो A की जगह A लिखेंगे, प्लस 21D, 21 इंटू D आपका 7 है। 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, ये 147 हो जाएगा। 147 देखो लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A। तो ये माइनस होगा तो ये A की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। क्लियर? तो देखो हमने A की वैल्यू निकाल ली बहुत ही आसानी से। और मैंने क्या बताया था, अगर हमें A की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस A की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आगे की चीजें तो आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना? या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें हम A की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा S22 किसके इक्वल हो जाएगा, 22/2 है, तो ये आपका कैंसिल होके 11 आएगा, इंटू A प्लस L। A देखो मेरा 2 है, अभी हमने निकाला वैल्यू, प्लस 149। S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 149 प्लस 2 हो जाएगा 151। इनको मल्टीप्लाई करने पर 1661 आएगा। तो गाइस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपकी 22 टर्म का जो सम है वो 1661 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है। विच टर्म ऑफ द एपी, इसमें हमें एक एपी दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में एक एपी पूछी गई है, और वो एपी जो है उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो एपी है ना वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि जो आपकी 54th टर्म है वो कितनी है। मान के चलो आपकी 54th टर्म 1000 है, 1000 है, तो 54th टर्म जितनी भी आएगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी 1000 है, उसके अंदर आपको 132 ऐड करना है। तो 1000 के अंदर अगर हम 132 ऐड करेंगे तो ये 1132 बन जाएगा, करेक्ट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 54th टर्म पता करनी है, उसके अंदर 132 ऐड करना है,
उसके बाद बाकी का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम यही चीज करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करता हूं मैं। तो हम 54th टर्म निकालेंगे, यानी कि A54 जो है वो हमें निकालना है, करेक्ट। तो A54 यानी कि 54th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 53D, ये लिख सकता हूं। अब इस AP में देखो, जो आपका A है वो आपकी पहली टर्म होती है, यानी कि 3 आपका A है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है 12 है। तो ये बेसिक चीजें मैं पहले लिख लेता हूं। A आपका 3 है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 12 है। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। A54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू डी, डी आपका 12 है, करेक्ट। A54 इज इक्वल टू, तो इनको मल्टीप्लाई करते तो ये 336 आएगा, और A54 आपका बनता है 639। तो 639 जो है वो आपकी 54th टर्म है। अब हमें इस 54th टर्म के अंदर 132 ऐड करना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है मोर देन। अगर लेस देन होता तो आप सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहां पे मोर देन है तो आप 54th टर्म के अंदर ऐड करोगे। तो यहां पे लिखेंगे न्यू टर्म, जो आपकी नई टर्म है वो आपकी 639 के अंदर 132 ऐड करते ही आ जाएगी। तो ऐड करने से ये 771 बन गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको विच टर्म बोला है, और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी क्वेश्चन में या तो हाउ मैनी बोला जाए या विच टर्म बोला जाए, तो आप क्या निकालोगे, तो आपको उस क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी होती है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी ना किसी चीज को ए एन लेट करना होता है, राइट। तो जिसका हमें एन निकालना है उस टर्म को हम ए एन लेट करेंगे। तो हमें इस टर्म का एन निकालना है, जिसका हमें एन निकालना होता है हम उसको हमेशा ए एन लेट करते हैं। तो इसका हमें एन निकालना है, तो ये हमारा ए एन हो जाएगा, करेक्ट। तो बस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूं। तो हमारा ए एन जो है वो आपका 771 है, क्योंकि जिसका हमें एन निकालना होता है उसको हम ए एन मानते हैं। तो इसका हमें एन निकालना है तो इसको हम ए एन मान लेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन हमारा 771 हो गया। ए आपका 3 है और एन निकालना है तो एन की जगह एन रहेगा, इंटू डी, डी आपका 12 है, करेक्ट। तो हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, बाकी का हम सोल्व करेंगे। 771 इक्वल टू 3 प्लस ये जो 12 है ये आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो 12 इंटू एन, तो ये आपका 12n हो गया, माइनस 12 कैलकुलेट करेंगे तो ये 771 हो जाएगा। 3 माइनस 12, तो ये आपका देखो ये 12n तो मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, और 3 में से 12 गया तो ये यहाँ पे -9 आएगा। -9 को हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो उधर आके ये प्लस हो जाएगा। 771 के अंदर अगर 9 को ऐड करेंगे तो ये 780 आएगा, इक्वल टू 12n। 12 लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 780 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करने पर जो n की वैल्यू आएगी वो हमारी 65 आएगी। तो आपकी इस एपी के अंदर जो 65वीं टर्म है वो आपकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो गाइज यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। बस ये चीज याद रखना, जिस क्वेश्चन में विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाए तो समझ जाना उसके अंदर आपको n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो हमें यहां से ये तो पता चल गया कि n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको वो टर्म निकालनी है जो कि आपकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो सबसे पहले आप 54th टर्म निकालोगे, उसके अंदर 132 ऐड करोगे, उसके बाद आप n की वैल्यू निकालोगे, और आपको पता है जिसकी हमें n की वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा an मानते हैं। तो 771 की हमें n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको मैं an मान लूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइज। यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इसमें हमें एक एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ओके, देखो ये क्वेश्चन भी आपका हाउ मेनी से स्टार्ट हो रहा है, तो समझ गए ना। इसके अंदर हमें n की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। इसमें एक एपी दे रखा है, तो एपी से हम थोड़ी सी बेसिक चीजें निकाल लेंगे। जो हमारी पहली टर्म है वो आपकी 24 हो जाएगी। जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका -3 होगा। -3 क्यों लिखा, क्योंकि हर बार जो 3 है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
24 के अंदर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21, 21 के अंदर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18। इस तरीके से 3 आपका सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका -3 है। करेक्ट। आपको सम दे रखा है 78, तो सम आपका 78 है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको बताना है कि इस एपी की मैं कितनी टर्म्स लूं कि इनका सम टोटल 78 आ जाए। क्लियर। तो हाउ मेनी है यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन देखो यहाँ पे सम दे रखा है और आपको पता है सम के दो फॉर्मूले होते हैं। करेक्ट। एक आपका लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है, एक आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। राइट। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में इस एपी की लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और आपका नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या है, दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a प्लस n-1 डी। ये आपका नॉर्मल वाला फॉर्मूला है। करेक्ट। तो ये यूज कर लेंगे, सिंपल है। तो देखो मुझे सम कितना दे रखा है 78, तो एस एन में 78 पुट कर दूंगा। n बाय टू, n तो मुझे निकालना है तो n की जगह तो n रहेगा, इंटू 2a, 2 इंटू ए हमारा 24 है। फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, n-1 इंटू डी आपका कितना है, d-3 है। कैलकुलेट करता हूं फिर सिंपल इसको यहां पे, तो 78 इज इक्वल टू n बाय टू, 2 इंटू 24 होता है आपका 48, और यहां पे देखो -3 आपका इस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3n आ जाएगा। फिर ये -3 आपका -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका +3 आ जाएगा। करेक्ट। 78 इज इक्वल टू n बाय टू, 48 प्लस 3 51 होता है, -3n। सिंपल। जो जो चीजें देखो बेसिक कैलकुलेशन यूज हो रही है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूज ही नहीं हो रहा, सिंपल कैलकुलेशन यूज हो रही है। ये जो 2 है देखो यहाँ पे राइट साइड डिवाइड में, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 156 हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू 51 माइनस 3n। तो ये देखो n आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 156 इक्वल टू n इंटू 51, ये आपका 51n हो जाएगा, -3n² हो जाएगा। ओके। तो अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसमें n² हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, ये सारी चीज है ना हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। ठीक है। तो साइन सारा चेंज हो जाएगा, तो ये -3n² इधर आके +3n² बनेगा, 51 इधर आके -51n बनेगा, और इधर देखो +156 तो है ही पहले से, इक्वल टू 0। तो गाइस देखो अभी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो पिछला चैप्टर था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो वो आप पढ़ चुके हो और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत तरीके से सोल्व किया जा सकता है। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, किसी भी मेथड से सोल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, जो सबसे इजी मेथड है उसका यूज करके हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो गाइज आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। तो इसको अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो n² के आगे जो चीज़ होती है वो आपका a होती है, यानी कि 3 आपका a हो जाएगा। n के आगे जो चीज़ है वो आपका b होती है, तो वो आपका -51 हो जाएगा, और जो बच गया वो आपका c होता है, तो 156 आपका c हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सिंपल है। आपके पास ABC की वैल्यू है, सारी वैल्यूज है इसके अंदर हम पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो -b है, यानी कि देखो यहाँ पे 51 भी माइनस में है और ये b भी माइनस में है, तो दोनों आपस में मिलके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस b²। b आपका -51 है तो -51 का स्क्वायर करेंगे, -4ac, 4 इंटू a आपका 3 है, इंटू c आपका 156 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 3। तो फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब बस इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। तो ये आपका +51 है, प्लस माइनस 51 का स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा 2601, ठीक है,
4 इंटू 3 ये 12 होता है, 12 इंटू 156 ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को, 156 इंटू 12 ये आपका 1872 बनेगा डिवाइडेड बाय 6। तो 2601 में से आप 1872 को माइनस करोगे, चलो माइनस करते हैं, ये 51 वैसे का वैसे प्लस माइनस, और इनको माइनस करने पर कितना आएगा, तो माइनस करने पर ये आपका 729 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। और 729 किसका रूट होता है, ये आपका 27 का रूट होता है डिवाइडेड बाय 6। एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, तो पहले मैं प्लस लेता हूं, ठीक है, और एक बार मैं माइनस ले लेता हूँ, 51 माइनस 27 बाय 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। तो 51 प्लस 27 78 होता है डिवाइडेड बाय 6, माइनस करने पर ये आएगा आपका 24 बाय 6। 78 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 13 आता है, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, सिंपल। तो गाइस देखो यहाँ पे n की दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू आपकी 13 है, दूसरी वैल्यू आपकी 4 है, यानी कि आपको इस एपी के अंदर या तो 13 टर्म्स लेनी पड़ेगी या आपकी 4 टर्म्स लेनी पड़ेगी, ताकि मैं उन सभी को ऐड करूं तो आंसर आपका 78 आए। क्लियर? तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो मैंने आपको बता तो दिया ही था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका हाउ मैनी या विच टर्म लिखा हो तो समझ जाना आपको n की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर हाउ मैनी था, इसलिए देखो मैंने n की वैल्यू निकाली, सिंपल। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। जो जो चीज बोली जाएगी वो हम लिखते जाएंगे। तो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है, यानी कि फोर्थ टर्म को मैं A4 लिखूंगा, एट्थ टर्म को मैं 8 लिखूंगा, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना बोला गया है कि 24 आता है। ओके, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। और अगर मैं सिक्स्थ और टेंथ टर्म को ऐड करता हूं तो 44 आता है। तो सिक्स्थ टर्म को मैं A6 लिखूंगा, टेंथ टर्म को A10 लिखूंगा, इनको ऐड करने पर 44 आता है। ओके, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको उस एपी की पहली 3 टर्म निकालनी है, यानी कि आपको A1 A2 एंड A3 ये 3 चीजें आपको बतानी है, करेक्ट। तो जो जो चीज हमें दे रखी है उनका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे A4 प्लस A8 है, तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को मैं A प्लस 3D लिख सकता हूँ, प्लस A8 को मैं A प्लस 7D लिख सकता हूँ, क्लियर, इक्वल टू 24। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर दिया, A4 को मैंने A प्लस 3D लिख दिया एंड A8 को मैंने A प्लस 7D लिख दिया। उसी तरीके से देखो यहाँ पे A6 है, इसको मैं A प्लस 5D लिखूंगा, और A10 को यहाँ पे मैं A प्लस 9D लिखूंगा, इक्वल टू 44, क्लियर। अब इनको इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। A प्लस A ये आपका 2A बनेगा, एंड 3D प्लस 7D ये आपका 10D बनेगा, इक्वल टू 24। यहाँ पे A प्लस A यहाँ पे 2A बनेगा, 5D प्लस 9D 14D बनेगा, इक्वल टू 44। अब देखो दोनों के अंदर आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो जो जो चीज़ कॉमन आएगी निकाल लेंगे। यहाँ से हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 जो है देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 आएगा। तो गाइज ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये चीज़ आ गई, 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 7D जो है वो आपका 22 आ गया। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो अब इसके अंदर देखो तीसरा चैप्टर यूज होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए हमने उसमें चौथा चैप्टर यूज किया था। इसके अंदर आपकी 2 लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो इसके अंदर थर्ड चैप्टर यूज करेंगे जिसका नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो उसमें हम क्या करते थे, जब हमें ये 2 इक्वेशन मिल जाती थी तब हम या तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, राइट। तो बहुत सारे मेथड हैं। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं ना सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करने से क्या होगा, मुझे A और D की वैल्यू पता चल जाएगी।
और आपको पता है मुझे पहली 3 टर्म निकालने के लिए ए और डी की ही जरूरत पड़ेगी, राइट, जो कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से आ जाएगा। तो अब हम इसमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो मेरी जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरे को थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल टू 22 और छोटी इक्वेशन को नीचे लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a में से a गया तो पूरा कैंसिल, 7d में से 5d गया तो 2d एंड 22 में से 12 गया तो 10। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड d के साथ मल्टीप्लाई है। तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो d आपका 5 आ गया। अब देखो d की वैल्यू आ चुकी है। अब इस d की वैल्यू को या तो आप पहली इक्वेशन के अंदर पुट करो या दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो मैं पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर लेता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन के अंदर जहां भी d है वहां पे हम 5 पुट कर देंगे। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 इक्वल टू 12। तो d की जगह 5 पुट करेंगे, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12। 25 राइट साइड चला जाएगा तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 12 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो आपका ये -13 आता है। तो आपकी a और d की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। a आपका -13 है, d आपका +5 है, करेक्ट। तो अब इसके इन दोनों का यूज करके हम बहुत ही आसानी से पहली, दूसरी और तीसरी जो टर्म है इस AP की वो निकाल सकते हैं। तो जो आपका a होता है और जो आपका a1 होता है वो दोनों सेम होते हैं, करेक्ट, क्योंकि a का मतलब यही होता है कि वो पहली टर्म है और a1 का मतलब भी यही होता है कि वो पहली टर्म है। तो जितना a है उतनी ही आपकी a1 हो जाएगी। a देखो मेरा -13 है, तो मेरा जो a1 है यानी कि जो मेरी पहली टर्म है वो मेरी -13 हो जाएगी, करेक्ट। अब a2 यानी कि दूसरी टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली टर्म के अंदर जितना d है ना वो ऐड कर देंगे। देखो ये +5 है इसलिए 5 इंक्रीज होगा, तो -13 के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे। तो ये आपका -13 के अंदर हम 5 को ऐड करते हैं तो -8 आएगा। फिर a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a3 निकालने के लिए हम a2 यानी कि सेकंड टर्म के अंदर फिर से d को ऐड कर देंगे। तो -8 के अंदर फिर से आपका जो 5 है वो ऐड हो जाएगा। तो -8 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो ये -3 हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म निकाल ली। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इजी था, राइट। बस इसके अंदर हमने जो थर्ड चैप्टर के अंदर जो जो चीजें पढ़ी थी वो यूज करनी है। जिस बच्चे ने थर्ड चैप्टर अच्छे से किया होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेगा। तो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का, और ज्यादातर बच्चों को ये समझ नहीं आता। लेकिन आज मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हाउ मैनी लिखा हुआ है, तो समझ गए ना क्या निकालना है आपको। इसके अंदर n की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। ये तो ट्रिक मेरे को ऐसा लगता है तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर हाउ मैनी या विच टर्म लिखा हो ना तो समझ जाना कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। आगे क्या बोला गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मल्टीपल वर्ड है ना, ज्यादातर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि वो ये सोचते हैं मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो आपके 4 से डिवाइड होते हैं। जैसे आपका 12 है, 16 है, आपका 8 है, 4 है, ये सारे नंबर क्या है, ये आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 4 के मल्टीपल है। वो नंबर जो आपके 4 से डिवाइड हो जाए उन नंबर्स को हम मल्टीपल बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 के मल्टीपल बताओ तो सिंपल है, 20, 30, 100, 1000, ये सारे क्या है 10 के मल्टीपल है, क्योंकि ये नंबर आपके 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मल्टीपल का मीनिंग पता चला, वो नंबर जो आपके उस नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे मल्टीपल ऑफ 5 बोलूं ना, तो वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए उनको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं। तो यानी कि वो नंबर जो आपके 4 से डिवाइड हो जाए।
तो सिंपल सी बात, आप 4 का टेबल लिख दोगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो इसमें आपको वही मल्टीपल लेने हैं जो आपके 10 और 250 के बीच में आते हो। यानी कि देखो 10 से काउंटिंग शुरू करनी है और 250 तक लेके जानी है। इनके बीच में देखो बहुत सारे नंबर आएंगे, 11, 12, 13, 14, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो 4 से डिवाइड होते हो। क्या 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो 10 को नहीं लोगे। इसके बाद आता है 11। क्या 11 4 से डिवाइड होता है? नहीं, ये भी नहीं लोगे, तो ये दोनों नंबर कट गए। इसके बाद आता है 12। तो क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस, 4 3 जा 12, तो आप 12 को ले लोगे। इसके बाद 13, 14, 15 को नहीं लोगे, आप 16 को लोगे। ऐसे करते 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 आपको 250 तक जाना है। लेकिन देखो बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो इतने लिखने बैठेंगे तो पूरा पेपर का टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो अब मैं देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो 10 नहीं लिखना, 11 नहीं लिखना, सीधा काउंटिंग आपको 12 से शुरू करनी है, क्योंकि आपको जो नंबर लेने हैं वो 10 से लेके 250 के बीच वाले लेने हैं। करेक्ट। आप 8 क्यों नहीं ले रहे? हालांकि 8 भी जो है वो आपका 4 का मल्टीपल है, लेकिन 8 जो है वो 10 से छोटा है, और आपको 10 से लेके 250 के बीच वाले नंबर लेने हैं। तो 12 के बाद देखो 16 आएगा, 16 के बाद आपका 20 आएगा। ऐसे करते 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 आपको 250 तक जाना है। लेकिन क्या आप 250 को कंसीडर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जो 250 है ना वो भी देखो आपका 4 से डिवाइड नहीं होता। करके दिखाऊं मैं? 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, 2 0, तो ये पॉइंट लग गया, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप 250 को नहीं लोगे। और इससे बड़ा नंबर नहीं लेना, क्योंकि 250 लिमिट है, उससे बड़ा नहीं लेना। तो इसके लेफ्ट साइड चलना है, यानी कि 249। तो 249 भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी नहीं लेंगे। 248, यस 248 देखो डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो बड़े से बड़ा नंबर है वो आपको 248 लेना है, छोटे से छोटा नंबर आपको 12 लेना है। आइए चीज समझ। ज्यादातर बच्चे यही इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंपली तरीके से लिखता हूं कि एक्चुअली मैंने नंबर्स कौन कौन से सिलेक्ट किए। तो मैंने पहला नंबर 12 सिलेक्ट किया है, उसके बाद 16, उसके बाद 20, एंड ऐसे करते 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 हम लास्ट में 248 तक पहुंच जाएंगे। आइए चीज समझ आपको। तो गाइज ये आपका आ चुका है। तो ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत आती है, उनको ये पता नहीं चलता कि कौन से नंबर लेने कौन से नहीं लेने। अब देखो ये नंबर आपके 10 और 250 के बीच में भी आते हैं, और ये नंबर आपके 4 के मल्टीपल भी है। करेक्ट। लेकिन इसके अंदर देखो हमें n की वैल्यू निकालनी है, और मैंने आपको बताया था n की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी न किसी चीज को an लेट करना पड़ेगा। करेक्ट। और आप अगर देखोगे तो ये आपकी एक AP बन गई है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, राइट। तो आपकी जो पहली टर्म है, यानी कि जो आपका A है वो आपका 12 हो जाएगा, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका देखो +4 हो जाएगा, क्योंकि हर बार 4 4 ऐड हो रहा है, राइट। लेकिन किसी न किसी चीज को है ना हमें an मानना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक चीज नोटिस करो तो इस AP की हमें लास्ट टर्म दे रखी है, जो कि कितनी है? 248। तो लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 248 है। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट टर्म होती है वही आपकी an होती है। तो आपकी जो an है वो भी आपकी 248 हो जाएगा। करेक्ट। अब आपके पास an भी है, आपके पास a भी है, आपके पास d भी है। बहुत ही आसानी से आप an वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन में n की वैल्यू निकाल सकते हो। an आपका 248 है, a प्लस a आपका 12 है, n तो हमें निकालना है तो n की जगह n रहेगा, इंटू d आपका 4 है। कैलकुलेट करते हैं तो 4 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4n माइनस 4, 248, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, प्लस 4n, 8 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा। 248 में से 8 को माइनस करेंगे तो 240 हो गया, इक्वल टू 4n। तो ये देखो जो 4 है ये आपका n के साथ मल्टीप्लाई है, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 240 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आपका n की जो वैल्यू है वो आपकी 60 आती है। यानी कि आपके 10 से लेके 250 के बीच में आपके 60 ऐसे नंबर आते हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 10 से लेके 250 के बीच में आपके जो 4 के मल्टीपल्स है ना वो कितने हैं? 60 मल्टीपल्स है। क्लियर गाइज। आप देखो अगर हर एक को ऐसे गिनने लगोगे तो आपका तो पेपर का टाइम निकल जाएगा, राइट, और उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस है। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा के इस टाइप की चीजों को कर सकते हो।
आइए चीज समझ, अब पता चला कि इस चैप्टर का जो जन्म है वो क्यों हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर्मूले बनाए जाते हैं ताकि जो चीज सालों ले सकता है उसको कुछ ही मिनटों में किया भी जा सकता है। इतनी पावर होती है एक फॉर्मूले की। क्लियर? तो गाइज इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। हालांकि आज मैंने इसके 10 क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। होप करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं ऐसे ही हर चैप्टर के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करवाने वाला हूं इस चैनल पे। तो प्लीज गाइज इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे देखो जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत कम है। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन जितना कर रहे हो ना वो हमारे चैनल के लिए सफिशियंट नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को अंडररेटेड से बहुत ही एक बढ़िया चैनल बना दीजिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @IamGorusthar, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।